शादी के बाद पहली बार खाना बनाया तो सास ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिया और बोली, ऐसे खाना बनाते हैं क्या। थप्पड़ इतने जोर से मारा कि मैं तकलीफ से रोते हुए अपने कमरे में भाग गई। आईने में देखा तो मेरे चेहरे पर सास की उंगलियों के निशान जम चुके थे और मेरा चेहरा लाल सुर्ख हो चुका था। मेरा नाम नौरीन है। मेरी शादी को अभी एक हफ्ता ही गुजरा था कि मेरे साथ ये वाकया पेश आ गया था। मैं कमरे में बैठी रो रही थी कि अचानक से मेरे शौहर इजाज कमरे में दाखिल हुए और मुझे यूं रोता देखकर वो एकदम से बुखला से गए। रोने की वजह पूछी तो मैंने सब सच सच बता दिया। मेरे शौहर इजाज बहुत अच्छे थे। उन्होंने हाथ जोड़कर अपनी माँ की तरफ से मुझसे माफी मांगी और फिर कहा कि मैं जल्दी से उनके लिए खाना लेकर आऊं। उन्हें बहुत भूख लगी है। शौहर की मोहब्बत देखकर मैं जल्दी से उठी और किचन में खाना डालने चली गई। मैं खाना लेकर रूम में आई तो देखा उनके हाथों में एक प्याला है जिसमें वो कुछ बना रहे थे। मैं अजीब नजरों से उन्हें देखने लगी। मुझ पर नजर पड़ते ही वो कुछ बेचैन हुए। मैंने उनसे पूछा, ये आपके हाथ में क्या है। तो कहने लगे, देखो बेगम, ये बेसन और दूध है। तुम इसे अपने चेहरे पर लगा लो। तुम्हारे चेहरे पर जो ये निशान पड़ गए हैं जल्दी से साफ हो जाएंगे। मुझे हकीम साहब ने बताया है। मैंने उनको मना करना चाहा पर नाराजगी के डर से चुप हो गई। उन्होंने मेरे चेहरे पर लेप लगाया और बोले, जाओ, आप जाकर सो जाओ। मैं जैसे ही बिस्तर पर लेटी मुझे मेरे पेट में शदीद दर्द महसूस हुआ, जैसे कोई पेट में सुइयां चिबो रहा हो। मुझे अजीब महसूस हो रहा था पर मैंने तवज्जो ना दी और नजरअंदाज करती सो गई। मेरी आंख रात में प्यास की शिद्दत की वजह से खुली। मैंने पानी पिया और करवट बदलकर लेट गई। मेरी नजर मेरे शोहर की जगह पर पड़ी जो खाली थी। मैंने एक नजर घड़ी को देखा। रात के 11 बज रहे थे। मैंने हैरत से इधर उधर देखा, वो कहीं नहीं थे। तभी बाथरूम का दरवाजा खुला और वो बाहर आए। मैंने देखा वो अपने हाथ साफ कर रहे थे। फिर वो आकर बेड पर लेट गए पर मैं दर्द से बेचैन रही। मैंने बर्दाश्त किया और सूरतें पड़नी शुरू हो गई। सुबह मैंने उठकर मुंह धोया तो देखा कि चेहरा पहले से भी ज्यादा बदनुमा लग रहा था। मुझे रोना आने लगा। मेरी सूरत और खराब हो गई थी। मैंने दिल मार के नाश्ता बनाया। तभी इजाज रूम से बाहर आए और मुझे देखकर मुस्कुराने लगे। मैं हैरान कुन तरीके से उनको देखने लगी। तभी इजाज बोले कि देखो बेगम, मैंने अम्मी से बात की है। वो अपने किए पर शर्मिंदा हैं। आइंदा से वो तुम्हें कुछ नहीं कहेंगी। मैंने उनके लिए टेबल पर नाश्ता लगाया और बोली, आप नाश्ता करें, मैं अभी आती हूँ। मैं कमरे में आकर खूब रोई। इजाज ऑफिस चले गए। अब यहाँ मामूल बन गया। इजाज रोज मुझे दूध और बेसन का लेप बनाकर देते और मुझे लगाना पड़ता। एक दो बार मैंने मना भी किया कि मेरे चेहरे के निशान खुद ही साफ हो जाएंगे। आप देखें तो सही, मेरा चेहरा पहले से भी ज्यादा खराब हो रहा है और मेरे पेट में भी इसे लगाने से दर्द होता है। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराने लगे और बोले, क्या मजाक कर रही हो। कभी सुना है कि बेसन लगाने से पेट में दर्द होता है। मैंने अजीब नजरों से उनको घूरा और उनसे बोलना छोड़ दिया। इसी तरह 2 माह गुजर गए। मेरी हालत खराब होने लगी। मैंने डॉक्टर्स को चेक करवाया तो उन्होंने सब ठीक बताया और मेरी परेशानी में इजाफा हो गया। मैं इसी तरह अपने घर आ गई। रोज रोज के दर्द से मेरी हालत बेहद खराब होती जा रही थी। मैं काफी मुस्तरिब से बैठी सोचों में गुम थी। जब दरवाजे की बेल बजी, मैंने दरवाजा खोला तो इजाज साहब को मुस्कुराते हुए पाया। उन्होंने सलाम किया और मुझे खाना लगाने का कहा। हमने मिलकर खाना खाया और फिर इजाज मुझे लेप पकड़ाकर वॉशरूम में चले गए। मैंने जल्दी से वो बेसन का प्याला बदल कर दूसरा उसी के जैसा प्याला रख दिया और उस प्याले को छुपा दिया। मैं जानना चाहती थी कि ऐसा क्या है इस बेसन में जिसकी वजह से मुझे इतनी तकलीफ सहनी पड़ती है। मेरा तजस्सुस के मारे बुरा हाल था। ऐसी कौन सी चीज थी इस बेसन में जो पेट का दर्द खत्म होने का नाम ही नहीं लेता था। और सबसे बढ़कर ये कि जब से ये वाकया हुआ था तब से मेरी सास का रवैया मुझसे ठीक हो गया था, बल्कि अब तो वो मुझे कुछ भी नहीं कहती थी। मेरे दिल में बुरे बुरे वसवसे जन्म लेने लगे। इजाज बाहर आए तो मैं भी लेप लगाने लगी। वो मुझे लेप लगाता देखकर मुतमईन हो गए और अपनी जगह पर आकर लेट गए। मैं भी शुक्र अदा करती सो गई। मैंने सुकून की नींद ली। सुबह फ्रेश उठी मगर मैं ये देखकर हैरान रह गई कि इजाज साहब कहीं नहीं थे। मेरी हालत खराब होने लगी।
मैं पूरे घर में पागलों की तरह उनको ढूंढने लगी। मेरी बेचैनी हद से बढ़ने लगी थी। सास से पूछा तो उन्हें भी कुछ मालूम नहीं था। बुरे ख्यालात को दिल परेशान कर रहे थे। मैंने हर जगह तलाश किया और वो कहीं ना थे। मैंने रो रो कर उनको पुकारा, ना जाने वो कहाँ चले गए थे। यही सोचते हुए मैं लेटी तो मुझे नींद आ गई। मैंने ख्वाब में देखा एक खूबसूरत औरत जिसके गिर्द रोशनी का हाला था। उसने सफेद पोशाक जिप तन की हुई थी। वो औरत मुझे पुकार रही थी। मैंने देखा वो बेहद हसीन लग रही थी। उसके हाथ में वही प्याला दिखाई दे रहा था जिसमें इजाज मुझे रोज लेप बनाकर लगाते थे। उस प्याले पर भी रोशनी का हाला था। उस औरत ने मुझे देखा और बोली, क्या हुआ लड़की, क्यों परेशान हो? मैंने कहा, मेरे शौहर सुबह से लापता हैं। मेरे साथ थे लेकिन अब उनका कुछ पता नहीं चल रहा। मैं क्या करूं? वो मुझे देखकर मुस्कुराने लगी और बोली, तुम नेक औरत हो। तुमने एक गलती कर दी है। इसी गलती की तुम्हें सजा दी गई है। जाओ ढूंढो तुमने क्या खोया है। कोई ऐसी खास चीज ढूंढो जो तुम्हारे शौहर से जुड़ी हो, जिससे तुम्हारा शौहर बहुत करीब हो। जब तुम वो चीज ढूंढोगी तो तुम्हारा शौहर भी वापस आ जाएगा। वो औरत ये बोलकर गायब हो गई। मैं नींद से बेदार हुई तो सोचा ऐसा क्या है जो इजाज से जुड़ा हुआ है। तो मुझे वो प्याला याद आया जो शायद शादी के बाद से ही हमारे साथ था। हाँ, वो ही प्याला, उसी की वजह से ये सब हुआ है। लेकिन ऐसा क्या है उस प्याले में? मैंने बेड के नीचे से वो प्याला निकाला और गौर से उसे देखने लगी। वो बाकी प्यालों की तरह था। मैंने उस प्याले को बेड पर रखा और खुद वजू करके नमाज पढ़ने चली गई। थोड़ी देर बाद मैं वापस आई तो देखा इजाज बेड पर आराम से सो रहे थे। मैंने दिल से अपने रब का शुक्र अदा किया और उनके पास जाकर उनको जगाने लगी। वो अपना सर थाम कर उठ बैठे और मुझे घूरने लगे और बोले, नौरीन, तुमने मुझसे झूठ बोला कि तुमने वो लेप लगाया है, लेकिन तुमने वो लेप नहीं लगाया था। मैंने इजाज से माफी मांगी, उनके कपड़े निकालने लगी। वो ऑफिस के लिए तैयार हुए और नाश्ता करने लगे। इजाज ने मुझे अल्लाह हाफिज बोला और चले गए। मैंने उन पर आयतल कुर्सी पढ़कर फूकी और अपना काम करने लगी। मैं काम से फारिग हुई तो कल का सारा वाकया मेरी आंखों के आगे ताजा हो गया। मैंने सब चीजों के बारे में गौर से सोचा। आखिर कौन सा राज छुपा था इस प्याले में? क्या बात थी जो इजाज मुझसे छुपा रहे थे? मेरे लेप ना लगाने पर उनका रवैया मुझे कुछ सोचने पर मजबूर कर रहा था। मैं अपने ख्यालों में गुम थी कि बाहर से चूड़ियां बेचने वाली औरत की आवाज सुनाई दी, पुराने प्याले और जूते वगैरह देकर नई चूड़ियां ले लो। मैंने आवाज सुनी तो बाहर आ गई और उस औरत के पास चूड़ियां देखने लगी। मैंने उससे चूड़ियां ली और उसे प्याले दे दिए। वैसे भी मेरे पास काफी प्याले हो गए थे। मैंने चूड़ियां ली और खुशी से अपने हाथों में पहनने गुनगुनाने लगी। फिर मैंने इजाज के कपड़े प्रेस किए और टीवी देखने लगी। पर मेरा ध्यान अब भी इजाज की बातों पर था। उनकी बातों से जाहिर था कि वो कोई बहुत बड़ा राज अपने दिल में दबाए बैठे हैं। सुबह से शाम होने को आई थी, इजाज अब तक घर नहीं लौटे थे। सास तो वैसे ही अब मुझसे बहुत कम वास्ता रखती थी। मैं परेशानी से दरवाजे पर अपने शोहर की राह तकने लगी। मैंने 2 नफल हाजिद के पढ़े और रब से इजाज की सलामती की दुआएं मांगी। कुछ देर बाद मुझे गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। मैं बाहर आई तो देखा इजाज का हाथ पट्टियों में जकड़ा हुआ था। चेहरे पर भी खराशें थीं। मैं गमजदा हो गई। इजाज को मैंने सहारा देकर बेड पर लिटाया और बाहर आकर रोने लगी और इजाज की सेहत के लिए दुआ करने लगी। रात हुई तो मैंने इजाज को सूप दिया और खुद प्याला ढूंढने किचन में चली आई। मैंने सारा किचन छान मारा पर मुझे कहीं भी वो प्याला ना मिला। मैं परेशानी के आलम में चारों तरफ प्याला ढूंढने लगी। मेरी हालत ये थी कि मैंने पूरा घर छान मारा था। अचानक मेरे जहन में सुबह वाली औरत का ख्याल आया तो मेरे दिमाग की नसें फटने को हो गई। यानी मैंने जल्दबाजी में वो प्याला भी उस औरत को दे दिया था। मैं रोने लगी। मेरी जिंदगी में ये सब क्या हो रहा था? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। पहले सास का मुझे थप्पड़ मारना, फिर वो प्याला और वो निकाब पोश औरत, और फिर इजाज का गायब होना, और अब इनका जख्मी होना किसी गहरे राज का पता देता था। ये सब बातें कहीं न कहीं एक दूसरे से जुड़ी थीं और इन सब के पीछे एक ही बात थी और वो प्याला ही असल वजह थी। कुछ तो था जो मुझे नजर नहीं आ रहा था। जो था वो दिख नहीं रहा था और जो दिख रहा था वो हकीकत नहीं था। मैं न जाने कब हालत गशी में गई, पता ही नहीं चला।
میں نے دیکھا وہ عورت دوبارہ آئی ہے اور بولی، نورین تم بہت بھولی ہو، آج تم نے اپنی خوش قسمتی کے دروازے خود ہی خود پر بند کر دیے تھے۔ جو ہوا سب تمہاری بے وقوفی کی وجہ سے ہوا ہے۔ جو کھویا ہے اسے پانے کی تلاش کرو، جو گیا ہے اسے واپس لانے کی کوشش کرو۔ میں تمہاری زیادہ مدد تو نہیں کر سکتی، لیکن اتنا بتا سکتی ہوں کہ وہ عورت تمہیں خان حویلی کے پیچھے بنی جھوپڑی میں ملے گی۔ وہ نقاب پوش یہ بول کر غائب ہو گئی تھی۔ تبھی میری آنکھ کھلی، میں نے نقاب پوش عورت کی باتیں یاد کی اور شال اوڑھ کر لوگوں سے لال حویلی کا پتہ پوچھتی اس عورت کی جھونپڑی میں آ پہنچی۔ میری حالت خراب ہو چکی تھی، پاؤں میں چھالے ہو گئے تھے۔ میں اسی عورت کے پاس گئی اور اسے پیالوں کے بارے میں دریافت کیا۔ اس عورت نے ایک کونے کی جانب اشارہ کیا جہاں بہت سے پیالے پڑے تھے۔ میں جلدی سے ان پیالوں کی طرف لپکی اور اپنا پیالہ ڈھونڈنے لگی۔ مجھے یاد تھا کہ اس پیالے پر تلوار کا نشان تھا۔ اتنے پیالوں میں ڈھونڈنا مشکل تھا، پر میں نے ہمت نہ ہاری اور اپنے کام میں لگی رہی۔ میرا دل بری طرح سے اندیشوں میں گھرا ہوا تھا۔ میری ہمت جواب دے رہی تھی جب میری نظر جھونپڑی کے ایک کونے میں پڑے پیالے پر پڑی۔ میں نے فوراً وہ پیالہ ہاتھ میں اٹھایا اور اسے غور سے دیکھنے لگی۔ اس پر بالکل وہی تلوار کا نشان تھا۔ میری خوشی اور حیرت کی انتہا نہ رہی یہ دیکھ کر کہ مجھے پیالہ مل گیا ہے۔ میں نے پیالہ لیا اور دل میں رب کا شکر ادا کیا۔ پھر میں اپنے گھر کی جانب لپکی۔ میری خوشی قابل دید تھی۔ میرا رب بڑا کریم تھا جس نے ہر موڑ پر میرا ساتھ دیا تھا۔ میں جلدی سے گھر آ پہنچی اور اس پیالے میں لیپ بنا کر اپنے چہرے پر لگانے لگی۔ میں نے جیسے ہی لیپ لگایا اجاز کو ہوش آنے لگا۔ وہ اٹھ کر مجھے دیکھنے لگے۔ میں نے ہنستے مسکراتے ان کو دیکھا تو دل سے مسکرائی۔ وہ خوش تھے تو میں بھی خوش تھی۔ میں نے ہولے سے ان کا سر دبانا شروع کیا۔ وہ بھی سکون محسوس کرتے ہوئے سو گئے۔ اگلی صبح میری آنکھ دروازے کی دستک سے کھلی۔ میں نے باہر جا کر دیکھا تو سامنے ایک اڈھیر عمر سوالی کھڑا سوال کر رہا تھا۔ میں نے اسے آٹا اور پیسے دینے چاہے جس سے اس نے انکار کر دیا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ یہ کیا ماجرا ہے، میری سمجھ سے باہر تھا۔ میں نے بابا جی سے کہا، معذرت بابا جی، فی الحال تو گھر میں یہی پڑا ہے، میرے شوہر بیمار ہیں۔ بابا جی میری بات سن کر دھیرے سے مسکرائے اور بولے، تیرے پاس تو بہت قیمتی چیز ہے، حفاظت کر اس کی، تیرا بندہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، پریشان نہ ہو اور مجھے جھولی پھیلانے کا بول۔ میں نے ان کی بات مانتے ہوئے اپنی جھولی ان کے آگے پھیلائی تو انہوں نے میری جھولی میں چند گندم کے دانے ڈالے اور بولے، ان کو اپنے گھر کے آٹے میں پسوانا، کبھی کمی نہیں ہوگی۔ پھر وہ مجھے دعائیں دیتے ہوئے چلے گئے۔ مجھے حیرت تھی بابا جی نے ایسا کیوں کیا، ایسا کیا قیمتی ہے میرے پاس۔ مجھے بابا کی باتیں بہت الجھا گئی تھیں۔ میں تو پہلے ہی پریشان تھی، بابا کی باتوں نے مزید رنجیدہ کر دیا۔ میں نے وہ گندم کے دانے اپنے آٹے کے تھیلے میں ڈالے اور اجاز کے لیے پرہیزی کھانا بنانے لگی۔ میں سوچ چکی تھی کہ اب تک ہوئے حادثات کے پیچھے چھپی وجہ میں پتہ لگا کر رہوں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے، اس پیالے کا راز میں جان کر ہی رہوں گی۔ یہی سوچ اب میری پختہ ہو گئی تھی۔ میں نے دل میں ارادہ کیا اور پختہ عزم کے ساتھ اس راز کو جاننے کے لیے خود کو مضبوط کیا۔ میری حالت کسی ہارے ہوئے جواری جیسی تھی جس سے اس کا قیمتی سرمایہ بھی چھننے کا خطرہ تھا۔ میرے چہرے کے نشان اور داغوں میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا تھا اور میری شکل بھی خراب ہوتی جا رہی تھی۔ میں دن رات اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتی اور اس راز سے پردہ اٹھانا چاہتی تھی۔ پھر میرا بس یہی ارادہ تھا۔ پھر ایک رات اچانک اجاز کی چچا زاد بہن اپنے بچوں کے ساتھ ہمارے گھر آ گئی۔ میں نے سب کے لیے کھانا بنایا اور ان کے بستر لگائے۔ سب بے حد خوش تھے کہ اچانک میری نظر ان کے بیٹے کے ہاتھ میں موجود پیالے پر پڑی جو گرنے ہی والا تھا۔ میں سب چھوڑ چھاڑ کر اس پیالے کی طرف بھاگی اور اس بچے سے پیالہ چھینا۔ میری حرکت پر وہاں سبھی حیران ہوئے اور باجی تو مجھ پر برس ہی پڑی کہ میں نے ان کے منہ کے ہاتھ سے پیالہ کیوں چھینا۔ میری حالت کوئی نہیں سمجھ رہا تھا۔ میں اکیلی بیٹھی رو رہی تھی جب اجاز میرے پاس بیٹھے اور مجھے سمجھانے لگے، دیکھو وہ ہماری مہمان ہیں، ان کی باتوں کو دل پر نہ لو۔ میں نے حامی بھری اور لیپ لگا کر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ آج میری آنکھ آدھی رات کو کھلی۔ میں نے دیکھا اجاز اور اس کی چچا زاد کرن باہر لان میں گپ شپ کرنے میں مصروف تھے۔ ان کی باتیں تو میں نہیں سن پائی تھی، بس اتنا ہی سنا جو کہ باجی بول رہی تھی، کیا تم نے نورین کو اپنی سچائی بتائی ہے؟ میں حیران سی وہیں کھڑی رہ گئی کہ باجی کون سی سچائی کی بات کر رہی تھی، ایسا کون سا راز تھا
जो इजाज ने मुझसे छुपाया था। मैं वहीं पर दीवार के साथ लगी उनकी बातें सुनने लगी। मैं जानती थी कि ये बात गलत है, लेकिन मैं फिलहाल अपने शोहर के मुंह से वो सच्चाई सुनना चाहती थी जो वो मुझे नहीं बता पाए थे। मैंने देखा कि किरण बाजी की बात पर इजाज उन पर बरस पड़े। आहिस्ता बोलो नौरीन, सुन लेगी? अगर उस राज के बारे में किसी को पता चला तो जानती हो ना क्या होगा। मैं ये सब सुनकर मुंह पर हाथ रखती कमरे में चली आई। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि इजाज मेरे साथ कुछ ऐसा कर सकते हैं। ऐसी कौन सी सच्चाई है जिसे किरण बाजी मुझे रोशनास करवाना चाहती हैं? मैं अपनी जगह पर वापस आकर लेट गई। दिल बेहद बेचैन था। मुझे ये भी महसूस नहीं हुआ कि इजाज कब कमरे में आए और कब सोए। खराटों की आवाज पर मैंने उनको देखा, जो सोते हुए भी मुस्तरिब से लग रहे थे। मैंने सोचा कि क्यों ना बाजी से एक बार जाकर बात करके देख लूं, क्या पता वो ही मेरी मदद कर दें। इस राज को जानने में इजाज तो मुझे कभी नहीं बताएंगे, और सास वैसे भी मेरे साथ वास्ता कम ही रखती थी। इस सोच पर अमल करते और किरण आपी के कमरे में चली आई। मैंने वहां उन्हें बेड पर लेटा पाया तो खुद उनके पास आ गई। मैं उनके पास बैठ गई। किसी की मौजूदगी महसूस करके उन्होंने फौरन आंखें खोली और मुझे देखते ही बोली, क्या कर रही हो नौरीन, इतनी रात को यहाँ, और सो क्यों नहीं रही? मैंने उनसे कहा, बाजी नींद नहीं आ रही, मैं दिन में सो गई थी। उन्होंने गहरा सांस भरा और मेरी इस तराबी कैफियत को भांपते हुए बोली, कुछ कहना चाहती हो तो बताओ। मैं तो जैसे उनकी बात के इंतजार में ही थी। मैंने उनसे पूछा, आप इजाज के किस राज की बात कर रहे थे? ऐसा कौन सा राज है जो मेरे सिवा सबको पता है? वो मेरी बात सुनकर गजबनाक होती उठ खड़ी हुई। क्या बकवास कर रही हो नौरीन? कौन सा राज? कैसा राज? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? आधी रात को कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? अगर इजाज को तुम्हारी इस जुर्रत का पता चला तो वो तुम्हें जान से मार देगा। मेरी मानो तो खामोशी से जाकर सो जाओ, रात बहुत हो चुकी है। किरण बाजी के जवाब देने पर मैं अपना सा मुंह लेकर रह गई। मेरा कोई हाल नहीं जानना चाहता था किसी को क्या कहती, लेकिन मैं भी तहैया कर चुकी थी। इस प्याले के राज को किसी भी सूरत जानकर रहूंगी। मैं सुबह होते ही घर का एक एक कोना छानने लगी कि कहीं से कोई सुराग मिल जाए। मैं सारी जगहों पर देख चुकी थी, अब सिर्फ स्टोर रूम बाकी था। मैं कभी उस स्टोर रूम में नहीं गई थी क्योंकि वो काफी साल से बंद था। सास ने भी सख्ती से मना किया हुआ था। खैर, मैंने किचन से चाबी ली और स्टोर रूम के अंदर दाखिल हुई। पूरा स्टोर रूम इजाज के बाबा और फैमिली फोटोज से भरा हुआ था, लेकिन इन सब पे एक मुश्तरका चीज थी, वो प्याला। हर जोड़ी के हाथ में खूबसूरत प्याला था। मैं देखकर हैरान हुई थी। अपनी हैरानगी पर काबू पाते हुए आगे बढ़ी और एक छोटे से संदूक के पास चली आई। जब मैंने उस संदूक को खोला, गर्द से भरा एक खाकी लिफाफा था। मैं बस यही सोच रही थी कि आज इस रात से पर्दा उठ जाएगा। मैंने वो लिफाफा खोला और उसमें से खत निकालकर पढ़ना शुरू किया। यूं जो खत पर लिखी तहरीर में पढ़ती जा रही थी, मैं तो पागल होती जा रही थी। अस्सलाम वालेकुम। मेरे वारिस में राना मीर सज्जाद, आज एक अनोखी सच्चाई से रोशनास करवाने के लिए ये खत लिख रहा हूँ, ताकि मेरे बाद ये खत तुम्हारी रहनुमाई कर सके सही रास्ते को मुंतखब करने में। ये हमारे बाप दादा बल्कि पुरखों से ये रस्म चली आ रही है कि हम अपनी दुल्हनों को बेसन का लेप लगाते हैं, क्योंकि ये हमारे पुरखों की मन्नत है। जब भी कोई औरत खानदान में आएगी तो उसे इस रस्म को हर हाल में निभाना होगा। मेरे बाद ये प्याला मेरे वारिस को दिया जाएगा और इसी तरह आगे मेरे वारिस के वारिस को ये रस्म बरकरार रखी जाएगी। वो प्याला बेशकीमत है, उसकी हिफाजत हमारी विरासत की हिफाजत है। ये खत पढ़ने के बाद मेरे दिमाग में मौजूद सारी सारी गुत्थियां सुलझती गईं। मुझे सास ने बिला वजह थप्पड़ क्यों मारा था, अब मुझे हर चीज समझ आ गई थी कि पुराने और बेईमानी अकीदे किस तरह लोगों की आज की जिंदगी पर असर अंदाज होते हैं। पुरानी रस्में भी कभी कभी वबाले जान बन जाती हैं। इसलिए इजाज का रवैया मेरे साथ ऐसा था। वो रोज जो लेप लगाते, वो भी इसी मन्नत की वजह से था। आज इस रात से पर्दा उठ चुका था। ये प्याला मन्नत का प्याला था जो पुरखों से चली आ रही थी और इसकी पाबंदी लाजिम थी। मैंने सोचा क्यों ना मैं भी इस प्याले का कोई करिश्मा देखूं। मैंने वजू के लिए इस प्याले में पानी लिया और सदके दिल से रब को याद करती वजू करने लगी। जैसे ही मैं वजू करके फारिग हुई, मैंने शीशे में अपना चेहरा देखा जो बेदाग दिखाई दे रहा था। मैंने आंखें मसीहा करके दोबारा देखा तो मंजर अब भी वही था।
میں رب کے حضور جھکی، شکرانے کے نفل پڑھنے لگی۔ آج مجھے پتہ چل گیا تھا کہ بات صرف عقیدے کی ہوتی ہے۔ جب ہم کسی چیز کو اپنا عقیدہ مان لیں تو ہمیں اسی گمان کے مطابق عطا کیا جاتا ہے۔